हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिलावल भुट्टो ने फिर एक बार अलापा है कश्मीर का राग और नुपुर शर्मा के बयान को लेकर दोस्तों दी है बहुत बड़ा स्टेटमेंट। बताएंगे दोस्तों क्या कहा है बिलावल भुट्टो ने, और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहाँ अब दहशतगर्द तालिबान भी दे रहा है हमें ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बताएंगे जहाँ पर भारत में नए CDS की नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है दोस्तों। आखिर अब कौन संभाल सकेगा जनरल बिपिन रावत जी का पद, बताएंगे सबसे पहले आपको अभी बड़ी खबर में। और इसी बीच बताएंगे जहां चीनी पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को लगा तगड़ा झटका, हवाई साबित हो रहे हैं सपने। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश में चली तबादला एक्सप्रेस 21 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, कानपुर की DM पर गिरी गाज। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां कानपुर हिंसा को लेकर 100 अवैध इमारतों पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। जी हां, 15 बिल्डिंगों की सूची तैयार कर ली गई है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां बड़ी खुशखबरी है दोस्तों लाडली योजना को लेकर, जहां सरकार बेटियों को दे रही है 5000 रुपए सालाना। बताएंगे किससे और कैसे मिलेगा फायदा, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिलावल भुट्टो ने अलापा कश्मीर का राग, साथ में कहा नुपुर शर्मा का बयान दिखाता है कि भारत अब फांसीवादी देश बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान मौजूदा समय में कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। महंगाई, आर्थिक मंदी के अलावा देश की आबादी के एक बड़े हिस्से में सरकार के खिलाफ असंतोष है। बलूच विद्रोही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनकी एक महिला बॉम्बर ने कुछ दिनों पहले कराची में आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था। लेकिन देश की सरकार को कश्मीर राग अलापने से फुर्सत नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में इस्लामाबाद में जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब सेक्युलर देश नहीं है। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के उकसाने वाले कदमों के चलते कश्मीर में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, जो मुस्लिम बहुसंख्यकों के को हाशिए पर रखकर अवैध कदमों से उन्हें अल्पसंख्यक में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत में अल्पसंख्यकों के बढ़ते उत्पीड़न और इस्लामोफोबिया के ज्वार पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। बिलावल ने नुपुर शर्मा के विवादित बयानों पर कहा कि इस तरह के अपमानजनक और निंदनीय बयानों ने पूरी दुनिया में मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। जी हाँ दोस्तों, बिलावल ने कहा कि ये सबूत है कि भारत एक फांसीवादी देश बन चुका है और अब वो सेक्युलर इंडिया नहीं है, उस पर हिंदुत्व की विचारधारा हावी हो चुकी है। भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन इसके लिए दूसरे पक्ष की सोच तर्क संगत होनी चाहिए। भारत की तरफ से इस तरह के तर्कहीन कदमों से शांति के लिए जगह संकुचित हो रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान से ही संभव है। यानी कि दोस्तों पूरी बात को घुमा फिरा करके बिलावल भुट्टो कश्मीर के मुद्दे पर ही आकर रुके। जी हाँ दोस्तों, यानी उनका मेन मुद्दा यही था कि कश्मीर मुद्दे पर बातचीत हो और कश्मीर हमें मिल जाए और भारत के साथ व्यापार भी शुरू हो जाए। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि भारत को सबसे नीचे गिराने की कोशिश में लगा हुआ है पाकिस्तान और नेगेटिविटी फैला रहा है दोस्तों, और सभी मुस्लिम देशों के बीच भारत को लेकर नकारात्मकता फैला रहा है दोस्तों। मैं आप क्या जवाब देना चाहेंगे बिलावल भुट्टो को, और आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और क्या है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंशा भारत के खिलाफ, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है बार बार इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां अब दहशतगर्द तालिबान भी दे रहा हमें ज्ञान, कहा इस्लाम का अपमान कर भावनाओं को भड़काने का काम न करे भारत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की निलंबित पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर देश के बाहर भी विरोध और प्रदर्शन जारी है दोस्तों। ऐसे में इस मामले में अब अफगानिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने भी भारत को कट्टर पंथियों के मामले पर ज्ञान दे दिया है दोस्तों। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि हम भारत
भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं यानी अनुरोध करते हैं कि वो ऐसे कट्टरपंथियों को इस्लाम के पवित्र धर्म का अपमान करने और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की अनुमति ना दे। जी हाँ दोस्तों, लहजा काफी रिस्पेक्टफुल था दोस्तों, लेकिन भारत को लेकर तालिबान ने भी बोला है दोस्तों, और यही समय है इन सभी देशों को जवाब देने का। आप क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां सीडीएस की नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव, आखिर अब कौन संभाल पाएगा जनरल बिपिन रावत का पद। जी हाँ दोस्तों, पिछले करीब 5 महीनों से खाली सीडीएस के पद पर नई नियुक्ति के लिए नियमों में आज कुछ बदलाव कर दिए गए हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को नियमों में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक जो लोग लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं लेकिन नियुक्ति की तारीख को उनकी उम्र 62 वर्ष से कम है, तो ऐसे लोग सीडीएस पद के लिए योग्य माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय ने उनके नामों पर भी विचार करेगी। आपको बता दें कि सीडीएस के पद के लिए सेवारत यानी वर्किंग लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के समकक्ष के नाम पर भी विचार किया जा सकता है दोस्तों। क्या रिटायर्ड सेना प्रमुख बन सकेंगे सीडीएस, आपको बताते हैं दोस्तों। साथ ही एक अधिसूचना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के तहत भी जारी की गई है। इस अधिसूचना के मुताबिक तीनों सेनाध्यक्षों का कार्यकाल 3 साल की सर्विस या जब वे 62 वर्ष के हो जाते हैं, जो भी पहले हो तक होता है। ऐसे केस में रिटायर्ड सेना प्रमुखों के नाम सीडीएस के पद के लिए भेजना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आम तौर पर ऐसे लोग सीडीएस के पद पर पहुंचने तक 62 वर्ष के हो चुके होते हैं। ऐसे में दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन संभालेगा नए सीडीएस का पद। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि पहले सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सेना प्रमुख के पद से 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद जनरल एम नरवणे जी को देश का दूसरा सीडीएस बनाया दिया जाएगा, लेकिन अब वो रिटायर भी हो चुके हैं और ये पद अब तक खाली है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, किसको बनाया जाना चाहिए आपके हिसाब से, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो लोग नए हैं चैनल पर, बिना सब्सक्राइब और बिना बेल आइकन दबाए मत जाइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीनी पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को लगा तगड़ा झटका, हवाई साबित हो रहे हैं इनके सपने। जी हां, श्रीलंका में चीन की मदद से बने पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली का असर यहां के कारोबार पर साफ देखने को मिल रहा है। जानकारों के मुताबिक इससे चीन की मदद से बनने वाली परियोजनाओं के भविष्य पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट 1.4 बिलियन डॉलर की परियोजना है। इसके तहत समुद्र में शहर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां श्रीलंका ने भारत से मांगा 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज यूरिया खरीद में करेगा इसका इस्तेमाल। जी हाँ, विदेशी मुद्रा के अति गंभीर संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने उर्वरक खरीदने के लिए भारत से मदद की अपील की है। द्वीप राष्ट्र ने उर्वरक खरीदने के लिए 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज मांगा है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि गंभीर आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में खाद्य संकट खड़ा हो गया है दोस्तों। एक अधिकारी ने बताया है कि कैबिनेट ने कृषि के लिए यूरिया खरीदने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि भारत सरकार निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने पर सहमत हो गई है। जी हां दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अलकायदा ने जारी की धमकी भरी चिट्ठी, दिल्ली से लेकर गुजरात तक दी गई है हमले की धमकी। जी हां दोस्तों, भारतीय उप महाद्वीप में अलकायदा ने दिल्ली सहित भारत के कई राज्यों पर हमले की धमकी दी है। न्यूज चैनल पर बहस के दौरान भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी पर उठे विवाद के बीच आतंकी संगठन ने हमले की धमकी देते हुए एक विज्ञप्ति जारी की। इसमें कहा गया है कि हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं, और हम अपने शरीर और अपने बच्चों के शरीर के साथ विस्फोटक बांधेंगे ताकि उन लोगों को उड़ा सके जो हमारे पैगंबर का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। उन्हें कोई माफी या क्षमादान नहीं मिलेगा, कोई शांति और कोई सुरक्षा उन्हें नहीं बचा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, अलकायदा ने कहा कि भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली, बॉम्बे, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। उन्हें ना तो अपने घरों में और ना ही अपनी गढ़वाली सेना की छावनियों में शरण मिलेगी। अगर हम अपने प्रिय पैगंबर का बदला नहीं लेते हैं तो हमारी माताएं हमें शोक से दूर करें। यानी कि दोस्तों, इन्होंने अब कसम खा ली है कि ये लोग भारत के इन जगहों पर हमला करेंगे ही करेंगे। और ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बाद हमारी पूरी डिफेंस
सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है दोस्तों, और सैनिक बॉर्डर पर जितने भी हैं उन सभी को कड़ी निगरानी के आदेश दे दिए गए हैं दोस्तों। ऐसे में बहुत बड़ी खबर थी। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये लोग भारत आते हैं दोस्तों तो इनका क्या हाल होगा, कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रशिया ने यूक्रेन में नष्ट कर दी हैं 43 धार्मिक इमारतें। रूसी सेना का कीव पर बड़ा हवाई हमला जारी। जी हां दोस्तों, रशिया द्वारा यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को चेतावनी देने के तुरंत बाद कीव पर हमले कर दिए गए। रूसी सेना ने कई दिनों के बाद कीव पर मिसाइल हमले किए, जिनमें रेलवे का बुनियादी ढांचा भी शामिल था। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन की नौसेना कंबोडिया में गुपचुप बना रही है सैन्य अड्डा। बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए बढ़ सकता है बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक नजरें गड़ाए बैठा चीन दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया में अपनी नौसेना के लिए गुपचुप तरीके से दोस्तों सैन्य अड्डा बना रहा है। इस नौसैनिक ठिकाने का इस्तेमाल वो केवल चीनी नौसेना करेगी। जी हां दोस्तों, पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने यह सबसे बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। चीन और कंबोडिया दोनों ने ही नेवल बेस बनाए जाने की खबरों का खंडन किया है, लेकिन अपने सैन्य अभियान को छिपाने के लिए वे असाधारण कदम उठा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये चीनी नौसेना भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मात्र 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत के लिए बड़े ही खतरे की खबर हो सकती थी दोस्तों, और ऐसे में अब भारत काफी ज्यादा अलर्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, चाइना की ये बड़ी चाल कम होती नजर नहीं आ रही है दोस्तों। चाहे कितनी भी बातचीत हो जाए, चाइना लातों का भूत नजर आ रहा है दोस्तों। आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां बेंगलुरु में पकड़ा गया हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी पत्नी और बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर से भागा था। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस और बेंगलुरु सिटी पुलिस ने रविवार को एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक शीर्ष कमांडर है। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को इसका खुलासा किया दोस्तों। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के कार्यालय के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान तालिब हुसैन के रूप में हुई है दोस्तों, और उसे जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बहुत बड़ी खबर, पुलिस के सूत्रों के अनुसार तालिब हुसैन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर से भाग गया था। सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश तेज कर दी थी। वो बेंगलुरु में छिपा हुआ था। तालिब ने कथित तौर पर यहाँ श्री रामपुरा की एक मस्जिद में शरण ली हुई थी, और वो जुमे की नमाज के दौरान धार्मिक उपदेश दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ नुपुर शर्मा विवाद पर पाकिस्तान की साजिश हुई बेनकाब हैशटैग को कराया जा रहा था ट्रेंड, और खाड़ी देशों को भी पाकिस्तान भड़का रहा था दोस्तों। बहुत बड़ी खबर बता दें, बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा पैगंबर पर विवादित बयान देकर चर्चा में उनके खिलाफ कार्रवाई का दौर चल रहा है दोस्तों। लेकिन इस बीच पूरे विवाद पर पाकिस्तान की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। साजिश बेनकाब हो गई है। उसने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के खिलाफ कैंपेन चलाया और हैशटैग को ट्रेंड कराया, ताकि पूरे विश्व में ये फैल जाए दोस्तों, और सभी मुस्लिम देश भारत के प्रति घृणा करने लगे। यानी कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी चाल अब खुलकर सामने आई है दोस्तों। पाकिस्तान ने फॉलोअर्स से ट्वीट कराए और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने खाड़ी देशों को भी उकसाने की कोशिश की, वो भी भारत के खिलाफ। ऐसे में कितने भाई और बहनों को पहले से लगता था दोस्तों कि पाकिस्तान इसमें सबसे बड़ा गेम खेल रहा है मुस्लिम देशों को भड़काने में दोस्तों। बताना मत भूलिएगा, और प्लीज वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ नुपुर शर्मा के पैगंबर वाले बयान पर दोस्तों अब डच के सांसद ने दिया है भारत का साथ। कहा, नुपुर शर्मा ने पैगंबर पर कोई गलत बात नहीं कही, अरब देशों का तुष्टीकरण ना करे भारत। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड के सांसद गिर्ट विल्डर्स ने खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन किया और भारत का समर्थन किया है। गिर्ट विल्डरसन ने कहा कि यह बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़के हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि भारत क्यों माफी मांगे। उन्होंने भारतीयों को सलाह दिया कि वे नुपुर शर्मा का बचाव करे। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड के सांसद गिर्ट विल्डर्स ने ट्वीट करके कहा कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता है, ये चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है। इसलिए भारत के मेरे मित्रों, आप मुस्लिम देशों की धमकी में ना आए, आजादी के लिए खड़े हों और अपनी नेता नुपुर शर्मा के बचाव में गर्व महसूस करें और दृढ़ रहें, जिन्होंने पैगंबर के बारे में सच बोला था। ऐसे में दोस्तों, गिर्ट विल्डर्स
की इस बात का क्या आप समर्थन करेंगे? हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर हाँ तो उनको थैंक यू कहना मत भूलिएगा, गिर्ट विल्डर्स को। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तुर्की मिस्र का ठुकराया भारतीय गेहूं अब इस देश के बंदरगाह पर जाकर अटका। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और मिस्र से ठुकराई गई भारत के गेहूं की 56,000 टन खेप फिलहाल इजराइल के बंदरगाह पर फंसी हुई है दोस्तों। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और मिस्र से होते हुए गेहूं अब इजराइल के बंदरगाह पर पहुंच गया है। गेहूं की ये खेप कहां भेजी जानी है, उसके लिए सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि गेहूं की खेप के ठुकराए जाने और पैगंबर मोहम्मद पर हालिया विवाद के बीच कोई संबंध है। भारत सरकार का कहना है कि भारत से रवाना होने से पहले गेहूं की इस खेप को सभी जरूरी क्वारंटीन प्रक्रियाओं से गुजारा गया था। आईटीसी लिमिटेड ने इस खेप को तुर्की भेजा था। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में सुसाइड बम लगा दिए थे। पूर्व पीएम अब्बासी का नया बयान। जी हाँ, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को लेकर बड़ा दावा किया है। दोस्तों, अब्बासी ने इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सौदे के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इमरान के दोषपूर्ण फैसलों को पाकिस्तान के लिए सुसाइड बम की तरह बताया है। PMLN के नेता अब्बासी ने ट्वीट करके कहा कि PTI ने पूरे देश में आत्मघाती बम धमाकों को अंजाम दिया है। उन्होंने पिछले महीने जो निर्णय लिए, साथ ही जिस तरह से उन्होंने IMF सौदे का उल्लंघन किया, वो देश के खिलाफ आत्मघाती हमले कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर US से बड़ी खबर, इस राज्य ने गन कल्चर पर लगाई लगाम, लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बढ़ती गोलीबारी की घटना को देखते हुए लगातार कड़े कानून की मांग की जा रही है। इस बीच न्यूयॉर्क ने इस दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने फायरिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक नए कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। इस कानून के तहत अब इस प्रांत में 21 साल से कम उम्र के लोग अर्ध स्वचालित राइफल नहीं खरीद पाएंगे। न्यूयॉर्क इस तरह के कड़े कदम उठाने वाला पहला स्टेट बन गया है। दोस्तों, चलते अगली खबर की ओर, जहां पुतिन की धमकी का जवाब, यूक्रेन को खतरनाक हथियार देगा ब्रिटेन। जी हां दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अमेरिका और पश्चिमी देशों को दी गई चेतावनी और धमकी के एक दिन जस्ट बाद ही ब्रिटेन ने बड़ा ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को रूस के हमले को रोकने में मदद करने के लिए यानी हेल्प करने के लिए उन्नत हथियार प्रदान करने में अमेरिका के साथ सम्मिलित होगा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस ने घोषणा करते हुए कहा कि जैसे रशिया की रणनीति चेंज होती है, वैसे ही यूक्रेन को हमारा समर्थन होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि यूक्रेनी सैनिकों को नए लॉन्चरों का उपयोग करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल और सऊदी अरब के बीच सामान्य होंगे संबंध अमेरिका करा रहा है। इनके बीच में बड़ा समझौता। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने हाल के सालों में मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ संबंध, राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इजराइल के साथ संबंध बहाल किए हैं दोस्तों, और अब इस लिस्ट में सऊदी अरब नया देश हो सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल और सऊदी अरब के अधिकारी इस समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और अमेरिकी जो बाइडेन सरकार इसके पीछे खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, 21 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, कानपुर की डीएम पर गिरी गाज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 21 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का नाम भी शामिल है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक नेहा शर्मा को निदेशक स्थानीय निकाय का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को उद्योग विभाग भेजा गया है। इसी के साथ 9 जिलों के जिलाधिकारी के तबादले किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में योगी जी के इस फैसले की आप सराहना करेंगे? हाँ ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कानपुर हिंसा को लेकर बड़ी खबर, 100 अवैध इमारतों पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर, 15 बिल्डिंगों की सूची तैयार। जी हां, कानपुर हिंसा के बाद नई सड़क की लगभग 100 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सबसे पहले उन 15 बिल्डिंगों की सूची तैयार की गई है जिन्हें KDA ने सील कर दिया था, मगर सील तोड़ दी गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ KDA FIR भी दर्ज कराएगा। डीएम ने KDA VC से बात करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, बीते 3 जून को जब उपद्रव हुआ था तो अवैध रूप से 50 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 6-7 मंजिला बनी इमारतों से भी पथराव किया गया था। दोस्तों, पुलिस प्रशासनिक अफसरों ने ऐसी इमारतें चिन्हित करके
के केडीए को सूचना भेज दी है। खास तौर पर चंद्रेश्वर हाथे के बगल में जो ऊंची अवैध इमारतें बनाई गई हैं वो निशाने पर है। उन इमारतों से होता हुआ ये पत्थर आए थे दोस्तों, और ऐसे में इन इमारतों को पूरे तरीके से घेर लिया गया है दोस्तों। हाथे में रहने वाले लोगों ने भी इमारतों पर कार्रवाई करने के लिए शिकायत की है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा ने दिया बयान। कहा पार्टी के निर्णय का मैं करती हूं सम्मान। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से निलंबित और पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मंगलवार को कहा है कि वे पार्टी के निर्णय को स्वीकार करती हैं और उसका सम्मान करती है। मोहम्मद साहब पर कथित रूप से विवादित टिप्पणी के मसले में दोस्तों टिप्पणी पर मुस्लिम देशों का विरोध जताने के बाद भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा व दिल्ली इकाई के सोशल मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निलंबित कर दिया था। जी हां दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के फैसले का दिल से समर्थन करती हूं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जहां नुपुर शर्मा के बोल पर विवाद के बाद भाजपा ने खींची मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, प्रवक्ताओं के लिए जारी कर दिया नया गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई है दोस्तों। अब उसने टीवी डिबेट में जाने वाले अपने नेताओं और प्रवक्ताओं के लिए नई गाइडलाइंस तय कर दी हैं। उन्हें डिबेट में शामिल होने के दौरान इनका पालन करना होगा और ऐसा ना होना पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा। भाजपा के सूत्रों ने इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी है। प्रवक्ताओं को साफ हिदायत दी गई है कि वे चर्चा के दौरान किसी धर्म, उसके प्रतीकों और पूजनीय हस्तियों के बारे में कोई आपत्तिजनक बात ना कहें। प्रवक्ताओं से साफ कहा गया है कि वे बहस के दौरान सीमा को लांघने से बचे। ऐसे में दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करने वाले जज रवि दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी मिली है दोस्तों। पहले भी जान को बता चुके हैं ये खतरा। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में पहले भी अपनी जान को खतरा बता चुके सिविल जज रवि दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है। उस चिट्ठी में उन्हें बूत परस्त काफिर बताकर धमकी दी जा रही है। चिट्ठी मिलने के बाद मुख्य सचिव गृह से आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है दोस्तों। अब रवि दिवाकर को ये चिट्ठी मिलना इसलिए मायने रखता है क्योंकि वे ज्ञानवापी मामले में सुनवाई कर रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे वाला फैसला भी उन्होंने ही सुनाया था। ऐसे में उनका नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, इनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए बताइएगा जरूर आप लोग। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर फिर सुलगा जोधपुर। दो समुदाय में पथराव के बाद तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। जी हाँ, जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। दो पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले हैं। सूर सागर के रॉयल्टी नाके के पास ये बवाल देखने को मिला है। अभी के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और 3 लोगों को पकड़ लिया गया है दोस्तों। इससे पहले भी जोधपुर में 2 समुदायों के बीच बवाल हो चुका है दोस्तों। 2 मई को ईद के मौके पर जमकर हिंसा हुई थी। दरअसल ईद और परशुराम जयंती एक साथ मनाई जा रही थी और परशुराम जयंती के मौके पर रैली निकाली गई थी। इसी बीच जालौरी गेट पर झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर विवाद शुरू हो गया जो 2 दिन तक चलता रहा। उस मामले में पुलिस ने 33 प्रकरण दर्ज किए, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर पीएम मोदी का सपना पूरा करने में जोर लगाएंगे नीतीश कुमार। कहा बिहार पूरे देश की कमी दूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साल 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का सपना पूरा करने में जोर लगाएंगे। मंगलवार को एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने राज्य में इथेनॉल बनाने को लेकर कहा है कि बिहार में इतना इथेनॉल बनाया जाएगा जिससे पूरे देश में इसकी कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर लाडली योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर दोस्तों। सरकार बेटियों को दे रही है 5,000 रुपए सालाना। जी हाँ, किसे और कैसे मिलेगा फायदा हम आपको बताते हैं। अगर आपके पास भी बिटिया रानी है तो ये खास खबर आपके लिए ही है दोस्तों। दरअसल सरकार बेटियों के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। केंद्र के अलावा राज्य सरकार भी ऐसी स्कीमें चला रही है जिसमें बेटियों को हर साल आर्थिक मदद के रूप में 5,000 रुपए दिया जाएगा। दोस्तों गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ये स्कीम चला रही है। इस स्कीम का नया नाम हरियाणा लाडली योजना है। इस योजना का लाभ उस परिवार को मिलेगा जिसमें 2 बेटियां हैं। इस योजना के नियम के अनुसार जिनकी बेटी का जन्म 20 अगस्त 2005 के बाद हुआ होगा उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार की इस योजना के तहत आर्थिक सहायता किसान विकास पत्र के जरिए दी जाएगी। यानी जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी तब उसको ये पैसे दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा हरियाणा लाडली योजना के लिए हमने सारी जानकारी स्क्रीन पर दे दी है। जी हाँ दोस्तों, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों। लेकिन फिलहाल ये हरियाणा सरकार की तरफ से योजना है दोस्तों। बाकी केंद्र सरकार का भी योजना
दिन अगर आप कहेंगे तो हम उसके लिए से भी जुड़ी खबर आपके सामने लेकर आएंगे दोस्तों। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां दिल्ली में 96 घंटे तक नहीं मिलने वाली है भीषण गर्मी से राहत, 10 तक घर से ना निकले बाहर। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी प्रचंड गर्मी से राहत ना मिलने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी कुछ दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, 10 जून तक कम से कम आप लोग बेफिजल घर से बाहर ना निकले। जी हां दोस्तों, 11 जून को देश के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।